नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है रूबिका लियाकत। नमस्कार। राहुल के खून की दलाली वाले बयान पर आज 4 बड़े चेहरे सामने आए। सबसे पहले सुबह बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, इसके बाद कांग्रेस की कपिल सिब्बल, फिर बीजेपी की रविशंकर प्रसाद और अब से कुछ देर पहले कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला। अमित शाह ने कहा कि कुछ जगहों पर उत्साह में कार्यकर्ताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पोस्टर छपवा दिए हैं, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान देने वाले राहुल गांधी विपक्षी पार्टियों के निशाने पर हैं। कल रोड शो खत्म होने पर राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जवानों के पीछे छिप रहे हैं, खून की दलाली कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा इस वक्त सेना और प्रधानमंत्री का साथ चाहिए। लालू यादव ने कहा राहुल सही तरह से अपनी बात नहीं रख पाए। राहुल गांधी और उनके परिवार के लिए ये हो सकता आपत्तिजनक शब्द नहीं है, क्योंकि वो दलाली करते आए हैं। नहीं, बोलने का ठीक से नहीं बोल पाया, नहीं रख सके। राहुल गांधी ठीक से मैटर को नहीं रख पाया। वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी के इस प्रकार की बात करते हैं। कभी सोनिया गांधी जी मौत का सौदागर कहती है, कभी खून की होली और खून की दलाली। ये सब जो शब्द प्रयोग है अंतर्राष्ट्रीय, आप भारत की छवि किस प्रकार आप बता रहे हो लोगों को। आरएसएस ने भी राहुल गांधी की आलोचना की। राहुल गांधी एक बड़े पार्टी के उपाध्यक्ष है, अखिल भारतीय उपाध्यक्ष है। उन्होंने बोलते समय सोच समझ के बोलना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का जवाब देने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत देने चाहिए। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान भी 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लेकिन कभी प्रचार नहीं किया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पर बीजेपी राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। कल बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वालों को शर्म आनी चाहिए। भारत पाकिस्तान सीमा 2018 तक सील कर दी जाएगी पूरी तरीके से। जैसलमेर में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ये जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान से सटी पश्चिमी सीमा का जायजा लेने के लिए आज जैसलमेर पहुंचे। बीएसएफ अफसरों और पाक सीमा से जुड़े 4 राज्यों राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और गुजरात के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस बैठक में पाक बॉर्डर से घुसपैठ रोकने की रणनीति बनाई गई। एक नया कंसेप्ट आया है बॉर्डर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड का। इस बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड को फाइनल शेप देंगे कि होम मिनिस्ट्री ने एक टारगेट तय किया है कि इंडो पाक सीमा को दिसंबर 2018 तक पूरी तरह से सील कर दिया जाए। दोनों बैरियर्स कैसे लगाए जा सकते हैं उसके बारे में हम लोगों ने विचार किया है, यानी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर की कुल लंबाई 3,323 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर में एलओसी समेत भारत पाकिस्तान के बॉर्डर की लंबाई 1,225 किलोमीटर है। राजस्थान में भारत पाक बॉर्डर 1,037 किलोमीटर लंबा है। पंजाब में भारत पाकिस्तान बॉर्डर की लंबाई 553 किलोमीटर है। वहीं गुजरात में भारत पाकिस्तान बॉर्डर की लंबाई 508 किलोमीटर है। सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए माइक्रो एयर स्टेट बलून भी लगाए जाएंगे। भारत पाकिस्तान तनाव के चलते फंसी एक शादी को आखिरकार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का आशीर्वाद मिल गया। जोधपुर के रहने वाले नरेश की शादी कराची की प्रिया के साथ तय हुई थी, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच अचानक बढ़े तनाव की वजह से लड़की के परिवार वालों को भारत का वीजा नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से दोनों परिवार काफी परेशान थे। नरेश टेवानी ने इस बारे में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को ट्वीट किया। सुषमा स्वराज ने ट्वीट देखा और एक्शन में आ गई। उन्होंने लिखा, आप चिंता न करें, हम वीजा दिलवा देंगे, कृपया आप परेशान ना हो, हम वीजा दे देंगे। नरेश टेवानी और कराची की प्रिया की शादी 7 नवंबर को होनी है। शादी के लिए लड़की वाले कराची से जोधपुर आना चाहते हैं। शादी के लिए लड़की के 15 रिश्तेदारों को भारत के वीजा की जरूरत है। 3 साल पहले नरेश और प्रिया की जोधपुर में ही सगाई हुई थी। नरेश टेवानी के परिवार का जोधपुर में ऑटो पार्ट्स का बिजनेस है और प्रिया के पिता कराची में डॉक्टर हैं। उधर तनाव के बीच केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा आज ग्रेटर नोएडा के बिसाहड़ा गांव पहुंचे।
अखलाक की हत्या के आरोपी रवि की मौत के 3 दिन बाद भी परिवार अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं है। केंद्रीय मंत्री और नोएडा से सांसद महेश शर्मा आज रवि के परिवार से मिलने पहुंचे। दोपहर बाद सरधना से बीजेपी विधायक संगीत सोम भी रवि के परिवार से मिलने पहुंचे। इलाके के लोगों में गुस्से को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। दादरी के बिसाड़ा गांव में अखलाक की हत्या के आरोपी रवि की मौत के बाद उसके शव को चौक पर रख के अभी भी प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी से मैं लगातार संपर्क में था और शासन प्रशासन के भी लगातार संपर्क में था कि आपने बच्चे की मौत के लिए ये सरकार, ये प्रदेश सरकार, ये शासन जिम्मेदार है, इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। कल दादरी के डीएम ने कहा था कि अगर परिवार चाहता है तो राज्य सरकार सीबीआई जांच के लिए तैयार है। रवि के परिवार ने 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और रवि की पत्नी के लिए सरकारी नौकरी की मांग की है। अखिलेश सरकार ने 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। 4 अक्टूबर को दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में रवि की मौत हो गई थी। पुलिस का कहना है कि रवि की मौत बीमारी की वजह से हुई। परिवार का आरोप है कि रवि को टॉर्चर किया गया। जिस जेल में रवि बंद था वहाँ के जेलर को प्रशासन ने हटा दिया है। कल बीएचपी नेता साध्वी प्राची भी रवि के परिवार से मिलने पहुंची। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक को लेकर एक एफिडेविट दाखिल कर इसका विरोध किया है। केंद्र ने कहा कि जेंडर इक्वालिटी और महिलाओं की गरिमा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। सरकार ने कहा कि भारत में महिलाओं को संवैधानिक अधिकार देने से मना नहीं किया जा सकता और जबरदस्ती ट्रिपल तलाक बगैर किसी प्रोसीजर और कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करके दी जा रही है तो वो कतई गलत है। तो हम ये समझते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस्लामी शरीयत में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में न सरकार की तरफ से न अदालतों की तरफ से कोई भी इंटरफेरेंस किया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 के तहत एक मुस्लिम व्यक्ति 3 बार तलाक बोलकर पत्नी को तलाक दे सकता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत 22 मुस्लिम देशों में ट्रिपल तलाक पर पाबंदी है। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के सर्वे के मुताबिक 59% महिलाओं को उनके पति ने एक तरफा तलाक दिया। सर्वे के मुताबिक 50% पुरुषों ने तलाक देने के तुरंत बाद शादी कर ली। इससे पहले शिया पर्सनल लॉ बोर्ड भी ट्रिपल तलाक का विरोध कर चुका है। दिल्ली महिला आयोग भर्ती घोटाला मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए समन किया। मनीष सिसोदिया को 14 अक्टूबर को पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा गया है। इस मामले में एसीबी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से भी पूछताछ कर चुकी है। एसीबी स्वाति मालीवाल के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस भी कर चुकी है। मनीष सिसोदिया जी को जो एक रिक्रूटमेंट स्कैम जो किया है दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन ने, उसमें जो एफआईआर रजिस्टर्ड है उसके संदर्भ में उनको बुलाया है। स्वाति मालीवाल पर डीसीडब्ल्यू में 85 लोगों को फर्जी तरीके से भर्ती कराने का आरोप है। 20 सितंबर को एसीबी ने स्वाति मालीवाल से पूछताछ के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। कांग्रेस नेता और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा सिंह की शिकायत पर एसीबी ने जांच शुरू की है। बरखा शुक्ला का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के समर्थकों को डीसीडब्ल्यू में पद दिया गया है। इस मामले में दर्ज की गई एफआईआर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी शामिल किया गया है। हालांकि स्वाति मालीवाल ने सफाई दे चुकी हैं कि भर्ती के लिए नियमों का पालन किया गया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में मांग की गई है कि जयललिता की बीमारी के चलते राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने तमिलनाडु में 6 महीने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। उसकी पार्टी को बहुमत मिला हुआ है, वो बहुमत की चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं, वो डॉक्टर स्वामी की कृपा पे नहीं चुनी गई हैं। इस बीच आज राहुल गांधी ने चेन्नई में जयललिता से मुलाकात की। बुखार और डिहाइड्रेशन के बाद 22 सितंबर की रात को जयललिता को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अपोलो अस्पताल के मुताबिक जयललिता को इन्फेक्शन है और उनकी तबीयत दिनों दिन सुधर रही है। जयललिता के इलाज के लिए अपोलो अस्पताल ने ब्रिटेन के एक डॉक्टर से भी मदद ली है। एम्स के डॉक्टरों की टीम भी जयललिता के इलाज के लिए चेन्नई गई है। 5 अक्टूबर को एक याचिका की सुनवाई के दौरान मद्रास हाईकोर्ट ने भी जयललिता के बारे में जानकारी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से कहा है कि वो लोढ़ा कमेटी की सिफारिश लागू होने तक स्टेट एसोसिएशन को पैसे जारी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर से लोढ़ा कमेटी को लेकर आईसीसी प्रमुख से हुई बातचीत का एफिडेविट दाखिल करने के लिए भी कहा। ये तो आज शुरुआत है, असली तो
दफनाए जाएंगे 17 तारीख को। इनसे कहा गया है कि अभी भी लाइन में आ जाओ, बात मान लो। बीसीसीआई के आज बुरे दिन शुरू हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए जो कल बीसीसीआई ने फंड 29 तारीख को डिसवर्स किया था और 30 तारीख के एसडीएम में पास किया था, उस फंड पे तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है। 22 जनवरी 2015 को आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोढ़ा कमेटी का गठन किया। 4 जनवरी 2016 को लोढ़ा कमेटी ने बीसीसीआई के कामकाज के तौर तरीकों में सुधार के लिए कुछ सिफारिशें की। 18 जुलाई 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को 4 से 6 महीने के अंदर लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू करने को कहा, लेकिन 21 सितंबर को बीसीसीआई ने एजीएम में चयन समिति का ऐलान किया। बीसीसीआई ने लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को नजरअंदाज करते हुए सिलेक्शन कमेटी का ऐलान किया। मामले की अगली सुनवाई दशहरा की छुट्टियों के ब्रेक यानी छुट्टियों का जो ब्रेक है उसके बाद 17 अक्टूबर को होगी। मुंबई की हाजी अली दरगाह पर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मुंबई की हाजी अली दरगाह के भीतरी भाग तक महिलाओं को जाने की इजाजत के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि दरगाह को प्रोग्रेसिव स्टैंड के साथ सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए। कोर्ट ने पूछा कि सबरीमाला मंदिर मामले और इस मामले में क्या अंतर है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के स्टे पर निराशा जताई। हम सिंपल ये कह रहे हैं कि हाजी अली मज़ार में जाना या किसी भी धार्मिक स्थान में जाना जो हमारा बराबरी का हक है, कुरान की रोशनी में ये हमारा हक है, देश के संविधान की रोशनी में ये हमारा हक है। हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया था उसके ही ऊपर जो है वो फिर से वही वो निर्णय सुप्रीम कोर्ट भी रखेगी, इसलिए फिर से महिलाओं की जीत होगी। थोड़ा सा इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। घाटे में चल रही नवीन जिंदल की कंपनी जेएसपीएल यानी जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जेएसपीएल को 30 सितंबर तक नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का इंटरेस्ट भरना था, लेकिन कंपनी इसे भरने में नाकाम रही। जेएसपीएल को 30 सितंबर तक एनसीडी का इंटरेस्ट भरना था। कंपनी ने इंटरेस्ट ना भरने की बात मानी है। नवीन जिंदल की कंपनी जेएसपीएल ने इस मुद्दे पर सफाई भी दी है। जेएसपीएल ने कहा है कि वित्तीय गड़बड़ियों की वजह से देरी हुई। जेएसपीएल ने कहा कि जल्द ही बकाया ब्याज का भुगतान कर दिया जाएगा। जेएसपीएल से जुड़े इस विवाद का शेयर बाजार पर भी असर देखने को मिला। जेएसपीएल के शेयरों में काफी गिरावट आई।